हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी। और ये रीडिंग उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है कि आपकी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट, एक एक्सपीरियंस, एक हैपनिंग हो चुकी है। ठीक है, चाहें तो आप इसको अपने एक्स लव के तौर पर देख लें, एक्स लव के लिए देख लें, एक्स पार्टनर के लिए देख लें, और चाहें तो आप अपने करंट पार्टनर के लिए भी देख लें। और वो करंट पार्टनर के साथ आपकी पार्टनरशिप ऐसी हो कि आप उसके साथ भी हैं लेकिन ना होना बराबर है, जिसे हम टॉक्सिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो रीडिंग ये है कि अगर आपके वो आपसे माफ़ी मांगे तो विल यू फॉरगिव देम, लाइक इफ़ दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, विल यू फॉरगिव देम, क्या आप उनको माफ़ कर देंगे। तो इसके ऊपर ये रीडिंग है। अब मुझे नहीं पता, जब कार्ड्स आएंगे तो मुझे आपकी सिचुएशन पता चलेगी कि लेवल ऑफ ना माफ़ करना कहाँ तक है। ठीक है, तो ये कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ एक्स की रीडिंग होगी या पास्ट रिलेशनशिप की रीडिंग होगी। ये करंट रिलेशनशिप की रीडिंग भी हो सकती है, क्योंकि मैं अक्सर और बेशतर ऐसी ख़वातीन और मर्द हजरात से उन मेरे साथ उनके सेशंस होते हैं जिसमें उनको समझ में ही नहीं आता कि उनके पार्टनर ऐसे क्यों हैं, और वो उनके साथ ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं, एक छत के नीचे भी हैं, अगर शादी में नहीं हैं तो वैसे हैं, और वो उनके साथ उनका रवैया कुछ इसी तरह का है कि समझ नहीं आता कि जहन्नुमी रिश्ता क्यों है। तो अगर ऐसा सिनेरियो बदलता है, अगर वो इंसान पलटता है और वो इंसान आपसे माफ़ी मांगता है, मोहब्बत अभी की है, पुरानी है, होके जा चुकी है, जो भी है, इफ़ दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, विल यू फॉरगिव देम। यस तो क्यों, नो तो क्यों, क्योंकि क्यों के बगैर तो रीडिंग होती नहीं। ये रीडिंग जैसे मैंने कहा सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हो। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर फाइनल डिसीजन नहीं बनाइएगा। रीडिंग इंटेंस होगी तो अपसेट भी हो सकते हैं आप, नहीं भी हो सकते, कुछ पुरानी बातें याद भी आ जाएंगी, क्योंकि मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि आप क्या हैं, क्या थे, आपके साथ क्या हुआ, क्या सिनेरियो हुआ होगा कि सूरत हाल ऐसी बनी कि इस टॉपिक पर रीडिंग करनी पड़ रही है। तो आई हैव अ हार्ट फॉर यू। ठीक है, आई डोंट नो लोगों का क्या अमल दखल होता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके साथ इंसिडेंट क्या हुआ, या इंसिडेंट क्या हुआ हुआ है, पास्ट में क्या हुआ। फिर उसके बाद मैं आपके कनेक्शन की डिटेल्स देखूंगी कि किस नौयत का था कनेक्शन, एंड देन टैरो से प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, इट इज़ जस्ट टू ताकि आपको अपनी ही लाइफ, अपनी ही रिलेशनशिप की पूरी एक प्लॉटिंग नज़र आ जाए। इफ़ दे आस्क फॉर फॉरगिवनेस, अगर वो आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप उनको माफ़ करेंगे। सबसे पहले मुझे मेरे व्यूवर की सूरत हाल बताएं। उदासी, सैडनेस, नंबर 5, से व्हाट यू मीन। मुझे कम्युनिकेशन गैप का शफल करते हुए ही फील हो रहा था कि आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत है। आप दोनों अपने एक्शन से तो एक दूसरे को बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से खफा हैं, बट बोलते नहीं हैं। नंबर 18, ये मोहब्बत बड़ी अर्ली एज में हुई। फैमिली एंड ट्राइब, कज़न हो सकते हैं आपके, या आपको ट्रेडिशन की वजह से आपके साथ किया सब कुछ होगा, लेकिन ऑफिशियल कमिटमेंट देने के टाइम पर इनको फ़ौरन अपनी रिवायती ख़ानदानी रसूमात और अपना कल्चर, अपना फ़िक़ा, अपनी क्लास, अपनी कम्युनिटी, अपनी ज़ात बरादरी, ये सब इनको याद आ गई होगी। हैव फेथ, कल्चरल डिफरेंस मैंने कहा था, क्रिश्चियन क्रॉस का साइन यहाँ पर आ गया। एक आह
होती है ना इंसान की, एक होती है हसरत, हसरत की आह, एक होती है हसद की आह, एक नफ़रत की आह होती है कि बेड़ा गर्क हो तेरा। मतलब हैव फेथ से नंबर 22, 20, 18 एंड 5 बहुत अर्ली नंबर्स हैं ये, तो ये बहुत दूर की बात नहीं है कि कोई 50 साल या 45 साल पर जाकर आपको एहसास हो रहा है कि किसी ने आपकी ज़िंदगी के रौले लगा दिए। नहीं, दुख अर्ली एज का है। बहुत सारी चीज़ों में अर्ली एज में आप ये प्रोसेस ही नहीं कर सके कि इस रिश्ते के थ्रू आपके साथ कुछ बुरा होगा। बहुत कुछ आपके साथ अवेल किया गया, प्लेजर, टाइम, रोमांस, इंटीमेसी, सब कुछ, लेकिन बोला भी नहीं। मैं यहाँ भी बोल दूँ, बोला भी नहीं। अब मैंने वो जो कहा था ना अपने, से व्हाट यू मीन, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको शायद अब जाकर समझ में आती होंगी कि क्या दिमाग था या उस इंसान का, क्या जहनियत थी उस इंसान की, कि किस तरीक़े से उसने जो है वो मेरे साथ ऐसा अफेयर चलाया कि हर चीज़ मेरे ऊपर एक लम्हे को आकर बंद हो गई कि मैं नस्ल से फ़र्क में हूँ, कास्ट से फ़र्क में हूँ, कल्चर से फ़र्क में हूँ, स्टेटस से फ़र्क में हूँ, ज़ात बरादरी से फ़र्क में हूँ, और कैफियत आपकी ऐसी है। शुरू में तो आपने कोई मीन्स फाइंड आउट किया होगा जिससे आप अपनी उदासी को निकालें, बिकॉज इसके पास पेंटिंग का पैलेट है। आप ब्यूटिशियन बन गए, आप आर्टिस्ट बन गए, आप फोटोग्राफी करने लगे, आपने पार्लर खोल लिया, या आप मेकअप आर्टिस्ट बन गए, क्या हुआ, बट गुज़रे हैं आप। पार्टनर के होते हुए भी आपको साइडलाइन कर दिया गया, तो ये मैं नहीं कहूँगी, गलत नहीं होगा। अच्छा, इस दौरान ये भी था कि बाकी सब भी कर रहे थे, सोसाइटल ट्रॉमास भी चल रहे थे, सोसाइटल ट्रायल्स भी चल रहे थे, माशरती ट्रायल्स जिसको कहना चाहिए वो भी चल रहे थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस फेथ में थे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा, जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया तो मेरे साथ बुरा क्यों होगा। और फिर सबसे बड़ी बात, आपको ये बात ज़्यादा होती थी कि मैंने इस रिश्ते में क्या बुरा किया है जो मेरे साथ चीट होगा। तो उस वक्त तक तो आपको नहीं था, यू हैड फेथ, बट लेटर ऑन आपने चीज़ों को प्रोसेस किया है। ठीक है, लेट्स सी मोर। और क्या सिचुएशन थी आपकी, क्या रही। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। इस रिश्ते ने आपको आपकी आगे की ज़िंदगी गुजारने का मीन्स तो बता दिया। आपने रियलाइज़ कर लिया कि मैं हीलर बनूँगा, मैं आर्टिस्ट बनूँगा, मैं फील्ड में आऊँगा, मैं कोई प्रोफेशनल बन जाऊँगा, मैं सक्सेसफुल बन जाऊँगा। मेरा इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद जो ज़िंदगी गुजारने का मकसद होगा ना, वो बदल जाएगा, और वो बदला भी है। 29 ड्रीम्स। मुझे लग रहा है कि आप लोग साइकिक हीलर बने हैं। नंबर 3 सोलमेट रहा है ये पर्सन। इस पर्सन ने आपको काफ़ी ड्रेन किया है, बहुत ज़्यादा, और एब्जॉर्प्शन जो है वो रोमांस लेवल पर और इंटीमेसी लेवल पर बहुत रही है। आना, आपके साथ एक्टिविटीज़ करना, और फिर अपना टाइम पूरा निकालना और चले जाना। आप शायद उस वक्त तक इस मेंटालिटी के थे कि आपको लगता था कि नहीं, यही वो वक्त है, और आगे की बात ना बोलूं, कमिटमेंट की बात ना बोलूं, शायद छोड़ ना दे, मतलब खौफ और ख़तरात। तो यहाँ तो नज़र आ गया कि आप इस पर्सन के सोलमेट रहे होंगे, बट आप थोड़े से वंडर्स में ही थे कि हो क्या रहा है। फैंटेसी होना गलत भी नहीं होगा। आपकी आधी मुलाकात इस इंसान से इन पर्सन होती थी, और बाकी की चीज़ें जो हैं वो ख्वाब में होती हैं। आप लोग कज़न्स भी हो सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि मुसल्लत कर देने वाली चीज़। कज़न्स भी हो सकते हैं, और कज़न्स नहीं हैं तो वो सिनेरियो पर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका और आपकी ज़िंदगी का पूरा सिनेरियो, सही, कि क्या हुआ होगा। अब आप दोनों के कनेक्शन को देखते हैं कि आप दोनों का
कनेक्शन किस तरह का था, किस तरह का है, आप अपने हिसाब से इसको लीजिएगा। कनेक्शन में कनेक्शन ही आया है। अब भी दावा हो सकता है कि 10 चीज़ें और चल रही होती तो एक चीज़ अभी भी आपको तोड़ नहीं सकती। समटाइम्स इट इज़ बेस्ट टू लेट गो। बर्दाश्त किया आपने बहुत ज़्यादा, और आपने बहुत कुछ जिसे कहना चाहिए वो बर्दाश्त करके आपने लेट गो किया है। आपका ये जो फेथ सिस्टम है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपने कुछ चीज़ें अपनी नज़रों के सामने मुकाफ़ात अमल के तौर पे भी होती हुई देखी है कि मेरे साथ अभी कर रहे हो, देखना होगा। आप दोनों जब कभी भी परेशानी में होते हैं तो एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, और एक दूसरे को सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम में याद करते हैं। और जब दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को ये नहीं बताते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ड टाइम ज़िंदगी का चल रहा है। सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, इटर्नल, ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल, ये तमाम चीज़ें इस बात का प्रूफ हैं कि मोहब्बत तो आखिरी थी, ये आखिरी है। एक दूसरे की वाइब, सोलमेट, और यहाँ टेलीपैथिकली कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, यू रीड ईच अदर, सिंक्रनाइज्ड हैं आप लोग मोमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइमिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिवाइन टाइमिंग यहाँ लिखी हुई है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे की शक्ल भी ना देखते हों, बट एक दूसरे की नाराज़गी का और एक दूसरे से खफगी का भी पता है कि वो मुझसे नाराज़ है, मैं उससे नाराज़ हूँ। बैलेंस्ड, उधर की फेमिनिन एनर्जी इधर की मैस्कुलिन एनर्जी से टकराती है, इधर की फेमिनिन एनर्जी उधर की मैस्कुलिन एनर्जी से टकराती है। ट्विन फ्लेम्स contains an aspect of each other's character within themselves। जब मैंने ये इमेज देखा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो आपको अपना सोलमेट मानते होंगे, लेकिन आपके लिए ये आपका ट्विन फ्लेम था। बिकॉज यहाँ जो लाइफ पर्पस का कार्ड आया ना, ट्विन फ्लेम का हमेशा याद रखिएगा, ट्विन फ्लेम में कभी भी यूनियन नहीं होता। वो जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए मिलते हैं, और जब उनकी यूनियन पर्सनालिटी की, एनर्जी की, सोल की हो जाती है तब उनके अंदर ब्रेकअप आ जाता है। फिर वो ब्रेकअप ऐसा होता है कि वो फ्यूल हो चुके होते हैं, वो पंप अप हो चुके होते हैं, वो फ्यूल्ड अप हो चुके होते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी अपनी ज़िंदगियों पर चल पड़ते हैं पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये लग रहा है कि वही वाली बात कि मैं जहाँ रहूँ, कहीं भी रहूँ, तेरी याद मेरे साथ साथ है। ठीक है, कनेक्शन समझ में आ गया। यू मे बी अबाउट टू बी सरप्राइज्ड, सरप्राइज इज देयर। चलिए, तो शायद मैं अगर ये रीडिंग कर रही हूँ तो इसका मतलब कोई चांस बन रहा है आपकी लाइफ में। पता नहीं किसकी एनर्जी पिक की है मैंने। सोचा था किस टॉपिक पे करूँगी, और जब बैठी तो मैंने कहा नहीं चलो मैं इस टॉपिक पे करती हूँ। ठीक है, अब जाते हैं जनाब मेन सवाल पे, जिसको हम टैरो से निकालेंगे। If they ask for forgiveness, will you forgive them? अगर वो आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप उनको माफ़ करेंगे? Tell me the energy of this question. The word distance है आप दोनों के दरमियान। मोहब्बत डिस्टेंस पे होने ही की वजह से बरकरार है। ब्रेकअप टूट के हुआ है। आप बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हो गए हैं। रिवॉर्ड और रिकग्निशन के इंतज़ार में हैं आप पेशेंटली यूनिवर्स के टाइमिंग का वो जो हैव फेथ आया था ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके अपने ही अंदर दो फेमिनिन
कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो डेवलप हो चुके हैं। जब तक आपको इस रिश्ते के आउटकम की समझ नहीं थी तब तक आपने वो सब कुछ होने दिया जो लवर्स और पार्टनर्स के दरमियान होना चाहिए। रोमांस, डेट्स, इंटीमेसी, थ्रिल, एडवेंचर, पंगा लेना, रिबेलियस होना, बगावत करना, एग्रेशन दिखाना इस रिश्ते के लिए दूसरों के सामने। अब अभी जो सिचुएशन है, लाइफ पर्पस से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बदल गए आप, पैशनेट हो गए, जज्बा आ गया, अपनी सलाहियत का पता चला, एवॉल्व हुए, शख्सियत निखर कर आई, अपनी स्किल्स का पता चला, अपनी एबिलिटी का पता चला और आप बदल गए। और ये हुआ तब सैडनेस एंड नंबर 5, जब आपको टिका के किसी ने इमोशनली हिला कर रख दिया। क्योंकि लवर्स के फ़ौरन बातें यानी कि धोखा ठीक ठाक तरीके का हुआ, तगड़े किस्म का धोखा जिसको कहना चाहिए, धोखा कह लें, रिश्ते का मुकम्मल ना होना कह लें। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही होता है कि रिश्ता मुकम्मल तब होता है जब उसमें शादी हो जाती है, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शादी के मोहताज ही नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ भी नहीं होते, लेकिन वो दुनिया के किसी ख़त्ते में रहें, वो एक दूसरे से मोहब्बत किए बगैर नहीं रहते। उनमें कुत्ता खार लड़ाइयाँ भी होती हैं, वो एक दूसरे को गालम गलोच भी करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक लम्हा आता है कि फिर वो ख़ुद एक दूसरे से ही लड़ पड़ते हैं। तो ये वाला लम्हा ऐसा लग रहा है। आपके पास वैसे गिव अप करने का ऑप्शन नहीं था कि आप गिव अप करके करें क्या। आपको जब ये डिच हुई है, ये डज पड़ी है, तो आपके पास कुछ बन के दिखा देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। अपनी ज़िंदगी के मकसद को कुछ बना देना, कुछ बन जाना, कुछ कर देना के अलावा आपके पास चॉइस ही नहीं थी, एंड यू फाइनली डिड इट। दैट इज़ वाई यू फील के ये क्वालिटी इस वक्त भी तो थी, तो इस अंधे के पट्टे को उस वक्त क्यों नहीं नज़र आया, ये अंधी की पट्टी, सॉरी टू कोट दिस। और अब जब मैं इस रिकग्निशन का इंतज़ार में हूँ, इस अवार्ड और इस फ्रूट के फल के मिलने के इंतज़ार में हूँ, तो फिर मैं अब उस तरह से थोड़ी इस फल को और इस सब्र के फल को लूँगी या लूँगा। मैं तो अपनी कंडीशंस पर लूँगा, क्योंकि मेरे क्वीन ऑफ सोर्ड्स तक आने में जो तन्हाई, अकेलापन, अकेली ज़िंदगी, अकेले झमेले, वो सब कुछ मैंने बर्दाश्त किए, उसमें अब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम आओ और पेड़ा खा के चले जाओ। इसका मतलब तुमको तो डे 1 से पता था कि मैं किस कैलिबर का हूँ या कैलिबर की हूँ, शायद इसीलिए तुमने कभी मेरे लिए स्टैंड ही नहीं लिया। तो और अब जब स्टैंड लेने की बारी है, और अब अगर तुम्हें माफ़ी का तकाजा, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा है कि अब मेरी शख्सियत कुछ ना कुछ बदल चुकी है, बन चुकी है, अब हालात, मामलात, मुकाफ़ात मेरे हक़ में हैं, तो फिर आपको लग रहा है कि फिर मैं एवं ही थोड़ी, ठीक है। इस एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। द एम्प्रेस, आपका इस इंसान के साथ ऐसा रिश्ता था कि जैसे अफेयर था, एम्प्रेस की एनर्जी है। ये इंसान डे 1 से जानता था कि आपके अंदर स्पार्क है, आपके अंदर कोई ऐसी पोटेंशियल है कि कल को अगर आपको हल्का सा ग्रूम किया जाए तो आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। लेकिन उसने वो डिस्टेंस मेंटेन किया, या तो इसको ये एक फियर था कि आप इससे कुछ मांग सकते हैं अपनी फर्दर ग्रूमिंग के लिए, इन टर्म्स मुझे फाइनेंस करो, मैं बिज़नेस स्टार्टअप करूं, मैं कुछ भी करूं। मैंने कहा था ना आपकी आप में स्किल्स और पोटेंशियल है। लेकिन इस इंसान आपका इसके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी रहा है विद द वर्ल्ड एंड एम्प्रेस कार्ड, ठीक है। लवर्स का कार्ड क्या एक्सप्लेन करेगा, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, ये लवर्स का कार्ड यहाँ पे क्यों है। येस, यू आर सिंगल, आपकी मंगनी हुई होगी, फिर आप सिंगल हो गए, आप किसी स्टेटस में रहते हुए सिंगल हुए थे। आपका कोई मैरिटल स्टेटस या तो इंगेज्ड, डिवोर्स, निकाफाइड, सिंगल पेरेंट, सेपरेटेड और इंडिपेंडेंट, कुड भी, इसमें से कुछ भी ना हो, लेकिन सेल्फ सफिशेंट, अपना कमाना, अपना उगाना, अपना खाना, डिसीजन में फ्री, लाइफस्टाइल में फ्री,
कोई पाबंदी नहीं अपनी, मैंने कहा ना बगावत वाली बात। तो इस पर्सन ने भरपूर और आपने भी भरपूर, आप भी कुछ कम नहीं थे। ये 5 ऑफ कप्स कब पड़ी आपको? 5 ऑफ कप्स तब पड़ी जब एक टाइम आया कि बट रहे हैं रिश्ते, तो मेरे हिस्से में तुम क्या रिश्ता दोगे? इन्होंने फ़ौरन अपने हाथ में ना वो सारे रिश्ते पकड़ के रख लिए। कंजूस महाकंजूस, अल्लाह ने जेनरोसिटी के मामले में हाथ तंग कर दिया था। बोलना नहीं, एक्सप्रेस नहीं करना रिश्ता किस डायरेक्शन पर जा रहा है, रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा उस बात के बारे में कोई बात ना करना, इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाएगा इसके ऊपर बात ना करना। और जब वाकई बारी आई कि रिश्ते का ताज किसके सर पे पहनाया जाएगा, आपको पीछे कर दिया। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पास एक ही चीज़ बची थी। इनफैक्ट इस इंसान ने बाकी सबको खुश किया, इस वजह से कि एक आपको नाखुश करेगा तो मामला सेटल रहेगा। वो सब कुछ सेटल रहे, ये इंसान खुद सेटल नहीं रहा। और ये जो एक वॉन्ड है जो एक्चुअली इस क्वीन के हाथ में है, वो वॉन्ड अब सिर्फ इसने पकड़ा हुआ है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने का जो टेक्टिक है वो सिर्फ आपके पास है। वो जो एक चीज़ जिस पे इसने सोचा था कि इसको तो बाद में देख लेंगे, पहले बाकियों को झेलते हैं, बाकी झेल भी गए, बाकी सब कुछ हो भी गए, और आपने वॉन्ड अपने पास, कंट्रोल अपनी ज़िंदगी का, चार्ज अपनी ज़िंदगी का खुद से ले लिया। एंड दिस पर्सन इज़ एग्जॉस्टेड। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स। जब आपकी बारी आई तो इस इंसान ने राह फरार कर ली। जब आपके रिवॉर्ड और पेबैक का टाइम आया, इस पर्सन ने, ये पर्सन ऐसा माहौल बनाकर भागा, और इसने आपसे अपनी कोई सही मायनों में अपने प्लान्स, अपनी हकीकतें, अपना रियल स्टेटस इसने आपसे छुपाया हुआ था। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? दरअसल अब ये ज़्यादा झुक नहीं सकता वरना मोबाइल ही गिर पड़ेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा था ना, सिंगल स्टेटस कर दिया, छोड़ दिया। जब आप अपनी ज़िंदगी के सारे मसाइल को अकेले झेल रहे थे, तो अब आप कैसे उन नॉर्म्स पर माफ़ी देंगे? कैन यू सी कि इधर भी इसके पास पेंटिकल्स की भरमार है, बट इसने अपनी पीछे छुपाए हुए पेंटिकल्स, एंड यू आर लिटरली बेगिंग। सिंगल पेरेंट हो सकते हैं आप, वहाँ पर भी आप देखें अपने हाथ में सारे पेंटिकल्स लिए हुए हैं। इसने आपको छोड़ा ऐसे था कि जब सही मायनों में पानी तड़पने वाली मछली वाली सूरत हो ना, तब। लेकिन नाउ आई सी, नाउ यू आर चेंज्ड। वो वक्त आप नहीं भूलते। तो ये तो मैंने आपको आपकी पूरी सिनारियो बता दी। अब आ जाए $1 मिलियन क्वेश्चन पे। ये इंसान विद द सरप्राइज, या तो इसने आपसे कांटेक्ट किया है, या फिर ये आपको लग रहा है कि थोड़े दिनों में आपसे कांटेक्ट करेगा या करेगी। एंड यू कैन मैनिफेस्ट, यू कैन फील कि आपसे ये माफ़ी मांगेगा। चल रहा है कुछ, टेलीपैथी आई है, कनेक्शन आया है, यिंग एंड यांग आया है। अगर ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा तो क्या आप इसे माफ़ करेंगे? आई विल पुल 3 कार्ड्स। ओप्स, बुनियादें हिल रही हैं नाज़रीन। क्या आप इसको माफ़ करेंगे? बिग पॉसिबिलिटी कि आप इसको माफ़ कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इतना बुरा होने के बाद भी क्या मैं माफ़ कर दूंगा या माफ़ कर दूंगी? क्योंकि वही इसका पलटना जो है ना, वो आपकी जीत है। लेकिन
आप इस इंसान को क्लियरली ये कम्युनिकेट करेंगे कि यू डोंट एग्जिस्ट एनी मोर फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड। आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पुरअमन ज़िंदगी की तरफ चल पड़े हैं। यू आर एन्जॉइंग, यू आर हैविंग फन, यू आर गुड विद योर फ्रेंड्स, यू आर गुड विद योर लाइफ। बिल्कुल ठीक है आपके लिए अब वो शिद्दत बची नहीं जिसमें आप इस महरूमी में जो थे ना, कि ये पलट जाए, ये वापस आ जाए, ये मुझसे माफ़ी मांग ले, ये मेरे इसको एहसास हो जाए कि इसने मेरे साथ गलत किया। ये हाई अल्लाह हुई अल्लाह से आप निकल चुके हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स इस बात का बिल्कुल बहुत बड़ा प्रूफ है। कभी कभार क्या, मैं तो कहती हूँ हर दफ़ा अल्लाह ताला जिसने जब अल्लाह ने आपके वक़ार को बढ़ाना होता है ना, वो उन लोगों को आपके सामने ला के खड़ा कर देता है जिन्होंने आपकी ज़िंदगियों में ज़्यादतियाँ की थी, और फिर आपका रवैया उनके टूवर्ड्स जो होता है। ये बात मैं आज नहीं, मैं अपनी बहुत सी रीडिंग्स में कह चुकी हूँ। ये एक रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी है, एक्सपीरियंस भी है, और ये ही होता है जब आप बड़े ही फुल फ्लैश तरीके से किसी भरोसा वाले रिश्ते के ऊपर आपकी फुल फ्लैश जिसे कहना चाहिए ना, झामे के साथ रगड़ाई हो चुकी होती है। फिर जब वो लोग सामने आ जाते हैं ना, चाहे वो पार्टनर्स की फॉर्म में हो या रिश्तेदारों की फॉर्म में हो या जानने वालों की फॉर्म में हो, आपका बिहेवियर उनके टूवर्ड्स ही बताता है कि उनमें और आप में फ़र्क क्या था। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेगा, एक तो ये आपको देखकर बहुत ही हैरान होगा, क्योंकि आप जितना अपनी लाइफ में एक सेटल्ड, एक बैलेंस्ड माइंड सेट के साथ जो अब आप अपनी ज़िंदगी में मूव कर रहे हैं ना, आपको बात करने की समझ आ गई है। आप इतनी दो टोक क्लियर बात करेंगे, कोई लगी लिपटी वो हाई अल्लाह हुई अल्लाह शर्मीलापन नहीं होगा। सो यू विल फॉरगिव देम, आप इनको माफ़ कर देंगे, लेकिन क्लियर कह के अपना मुद्दा, अपना पॉइंट इनको बताकर। ठीक है जनाब। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, रीडिंग 27 मिनट की हो गई। सो सॉरी जनाब, बहुत माजरत, लेकिन पता नहीं किसको आज इस रीडिंग की ज़रूरत थी। तो अपना बेहद ख्याल रखें, और अगर इस रीडिंग की बेसिस पर आपको कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ें चल रही हैं और होने वाला है, तो प्लीज़ आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ना, बिकॉज़ अगर आपने खुशी में और जोश में आके माफ़ कर दिया कि टैरो की रीडिंग के आखिर में आया था, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।